प्रबंधन की विचारधाराएं, प्रबंधन की विचारधाराएं, कई तरह की विचारधाराएं हैं। इससे भी जुड़ा हुआ प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। प्रबंधन से जुड़ी हुई जो विचारधाराएं हैं, पहला क्लासिकल मैनेजमेंट। क्लासिकल मैनेजमेंट जो है, दो तरह का मैनेजमेंट मुख्य रूप से आप मानिए, क्लासिकल मैनेजमेंट, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो क्लासिकल मैनेजमेंट हेनरी फयोल इसके जन्मदाता है और साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वह एफ.डब्ल्यू. टेलर उसके जन्मदाता माने जाते हैं। तो यहाँ पर क्लासिकल मैनेजमेंट जो है, इसका विभाजन जो है, जन्म जो है श्रम विभाजन सिद्धांत एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ एक समाजशास्त्री थे, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट इसको अच्छे, एडम स्मिथ के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। उसने श्रम विभाजन सिद्धांत दिया था। और जहाँ तक परंपरागत प्रबंधन के पिता जो है, परंपरागत प्रबंधन का पिता जो है, क्लासिकल मैनेजमेंट का जो फादर है, वह हेनरी फयोल को माना जाता है। दूसरी तरह की जो प्रक्रिया स्कूल होती है मैनेजमेंट का जो होता है, वह प्रबंध प्रक्रिया स्कूल, मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल। इस विचारधारा के जनक भी हेनरी फयोल ही माने जाते हैं। इस विचारधारा के भी जनक, मुख्य रूप से जो ये प्रश्न आता है ना स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से, वह यही होता है कि इस विचारधारा के समर्थक कौन है। उसके बाद प्रयोगात्मक जो इंपेरियल स्कूल है, इस विचारधारा के समर्थक कहिए, प्रवर्तक कहिए, वो पीटर ड्रुकर को माना जाता है। मैनेजमेंट का जो विचारधारा एक है इंपेरियल स्कूल, स्पेरियल स्कूल जो प्रयोगात्मक स्कूल है, इस विचारधारा के समर्थक पीटर ड्रुकर को माना जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट यह टेलर, फयोल, गुलिक्स, इन सारे विद्वानों ने इस क्षेत्र में जो सिद्धांत दिया कि नहीं ऐसे ऐसे होना चाहिए, इन सब लोगों ने समर्थन दिया। और वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा के फादर जो है, पिता माने जाते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर को। वैज्ञानिक प्रबंधन जो है, साइंटिफिक मैनेजमेंट विचारधारा के प्रवर्तक, इसके जन्मदाता जो हैं, वह एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर स्कूल। मैनेजमेंट का जो थॉट है, जो विचारधारा, उसमें एक होता है ह्यूमन बिहेवियर स्कूल। तो इसके समर्थक एल्टन मायो, मुख्य रूप से इसके समर्थक जो है ह्यूमन बिहेवियर स्कूल के समर्थक एल्टन मायो को माना जाता है। तो इसका जो है, इस विचारधारा की उत्पत्ति एल्टन मायो एवं रेथोमिस बगेर, एल्टन मायो एवं रोथेमिस बगेर, इसके द्वारा ह्यूमन बिहेवियर जो है स्कूल, ये विचारधारा जो है मैनेजमेंट का, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। फिर नेक्स्ट विचारधारा जो है सोशल सिस्टम स्कूल, सामाजिक प्रणाली स्कूल जो है, इस विचारधारा का मुख्य समर्थक कौन माने जाते हैं? चेस्टर बर्नार्ड। इसका मुख्य समर्थक माने जाते हैं चेस्टर बर्नार्ड को। सोशल सिस्टम स्कूल, मैनेजमेंट का सोशल सिस्टम स्कूल का मुख्य समर्थक माना जाता है। और इसके अनुसार प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान सहकारिता के सिद्धांत में निहित है। प्रबंधकीय समस्याओं का जो सिद्धांत है, वह सहकारिता के सिद्धांत में निहित है। ये जो है सामाजिक प्रणाली स्कूल। इसके बाद यहाँ पर ये छूटा है प्रबंधकीय स्कूल, सिस्टम मैनेजमेंट स्कूल। इसमें से इस प्रणाली जो है, मैनेजमेंट की जो प्रणाली है, इसको जैसे हमारी जो शारीरिक प्रणाली है ना, शारीरिक प्रणाली जो हमारा ह्यूमन का जो सिस्टम होता है,
उसके अनुसार से प्रबंधकीय विचारधाराओं को ढालने का प्रयास किया गया है। निर्णय सिद्धांत स्कूल, डिसीजन मेकिंग स्कूल, इस स्कूल में निर्णय को प्रमुखता दिया गया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत निर्णय जो है वही प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना, ये सारी चीजों का निर्णय जो है लेना प्रबंधन का मुख्य कार्य है। मैथमेटिक स्कूल, एक्चुअली जिस स्कूल जो मैनेजमेंट का थॉट है उसका डायरेक्ट अगर किसी ने सिद्धांत दिया है, इसका प्रवर्तक जो जिसका पता है वह इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। जिसका नहीं है दिया हुआ वह एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के दृष्टिकोण से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्व तो नहीं रखता उतना। तो मैथमेटिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है, मैथमेटिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यह WC चर्चमैन द्वारा, यह सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? WC चर्चमैन द्वारा विकसित किया गया। इसी तरह से डायरेक्टिव स्कूल, यहाँ पर विचारधारा में निर्देश देने को, डायरेक्शन देने की को ज़्यादा फोकस किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी प्रबंधक है उसमें निर्देशन की क्षमता होनी चाहिए, किसी को डायरेक्शन देने की क्षमता होनी चाहिए। तो इस तरह से मैनेजमेंट के ये प्रमुख स्कूल्स हैं। तो इसमें से जो स्कूल्स हैं और इस स्कूल के कोई समर्थक रहे हैं उसका नाम आपको याद करना है एग्जाम के दृष्टि से। जैसे एल्टन मायो किससे जुड़ा है, चेस्टर बर्नार्ड किस प्रणाली से जुड़ा है, क्लासिकल मैनेजमेंट किससे जुड़ा है, से जुड़ा कौन है, वैज्ञानिक प्रबंधन से जुड़ा कौन है। तो इस तरह का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रबंधन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले हम लोग जैसे थॉट विचारधारा थी, उसका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मुख्य रूप से प्रिंसिपल्स जो है जिससे जो प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है वह मुख्य रूप से प्रबंधन के 14 सिद्धांत के नाम से ही फेमस है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कह लीजिए, यह 14 सिद्धांत हेनरी फेयोल दिया हुआ। तो प्रिंसिपल ऑफ, सीधा अगर प्रश्न पूछ देता है तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो हेनरी फेयोल के द्वारा दिया गया। हालांकि अन्य लोगों ने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है, लेकिन फेमस सबसे ज्यादा फेयोल का 14 सिद्धांत, 14 सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे? 14 सिद्धांत दिए थे। वह 14 सिद्धांत ये है। पहला है सिद्धांत कार्य विभाजन। उनके सिद्धांत के अनुसार कोई भी मैनेजमेंट जो है, कोई भी प्रबंधन है, कोई भी संस्था है, उसमें डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी, कोई लाइब्रेरी का ही मैनेजमेंट करने जा रहे हैं तो ये डिवीजन होना चाहिए। ये क्लासिफिकेशन बुक का करेगा, ये एक्सेशनिंग करेगा, ये कैटलॉगिंग करेगा, ये रेफरेंस सर्विस देगा, ये सर्कुलेशन सेक्शन में। जब तक डिवीजन ऑफ वर्क नहीं हुआ तो ये तो बोल देगा लोग कि क्लासिफिकेशन बुक की नहीं हुई है, तो कोई बोलेगा ये मेरा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे। कोई दूसरा बोलेगा हम नहीं करेंगे। नहीं, जब डिवीजन कर दिया जाएगा, नहीं क्लासिफिकेशन आपको करना है, कैटलॉगिंग आपको करना है, तो डिवीजन होगा तो अपने आप में मैनेजमेंट सही से चलेगा। अधिकार और दायित्व, दूसरा जो है अधिकार, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार और दायित्व, तो आपको निर्धारित करना होगा कि आपका यह अधिकार है और यह दायित्व है। जब तक किसी कर्मचारी को यह नहीं पता है कि हमारा अधिकार क्या है और हमारा दायित्व तो क्या है। हमारा अधिकार, मान ले कोई क्लासिफायर है, वो जब चाहेगा लाइब्रेरी बंद करके नहीं जा सकता है, या उसका अधिकार, उसका जो है अधिकार में नहीं है, उसका अधिकार है जो वही करना है, उसको पता होना चाहिए अपने अधिकार, उसके साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता होना चाहिए। अनुशासन
कोई भी संस्था, कोई भी जो है संस्था का जो उद्देश्य की पूर्ति तब तक नहीं हो सकता जब तक कर्मचारी डिसिप्लिन में ना हो। यूनिटी, उसके बाद जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब हमेशा आदेश की एकता होनी चाहिए। एक आदमी बोलेगा, अगर कोई सेना है, अगर वो एक, उसका कमांडर हमेशा एक होना चाहिए कि बॉर्डर पे खड़ा युद्ध हो रहा है, गोली चलाना है, एक ऑर्डर दिया तो उसी का अनुपालन हो। उसमें पता चले एक बोल रहा है कि गोली चलाओ, दूसरा बोलेगा नहीं चलाओ, तीसरा, इस तरह नहीं होना। आदेश हमेशा एकता होना चाहिए, एक आदेश जो होना चाहिए ऑर्डर, उसमें एकता होना चाहिए। उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देशन की भी एकता होनी चाहिए। निर्देशन जो है एक तरह से एक दिशा में किया जाना चाहिए, व्यक्तिगत हित के बजाय संस्था के हित को प्राधान्यता दी जाए। आपका हित किस में जुड़ा है, किसी कर्मचारी का हित किस में जुड़ा है, इसकी बजाय इस पे फोकस किया जाना चाहिए कि संस्था का हित किस में जुड़ा हुआ है। इसके बाद कर्मचारियों को के पारिश्रमिक, मतलब जो भी कर्मचारी है उसका निर्धारित किया जाना चाहिए कि आपके कार्य के बदले आपको कितना सैलरी मिलना है, ताकि वो निश्चित होके अपना कार्य कर सके। सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण में क्या होता है, इसमें से जो किसी भी निर्णय की है, किसी भी तरह प्रबंधन का जो मुख्य फोकस एक जगह सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, चाहे उद्देश्य का एक जगह केंद्रित होना चाहिए। इसके बाद है पदानुक्रमता का सिद्धांत, सोपान श्रृंखला, ये सब जगह होता है। कोई भी है, वीसी के नीचे में वाइस चांसलर है, उसके नीचे डीन है, डीन के नीचे हेड है, हेड के नीचे में टीचर है। इस तरह से जो पदानुक्रम जो चला आता है, हायरार्की सिस्टम इसको कहते हैं, हर जगह होता है, हर विभाग में होता है। तो मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है ऑर्डर, एक व्यवस्था होनी चाहिए हर चीज़ की। इक्विटी, समदृष्टि, कहने का अर्थ है एक तरह का दृष्टिकोण सबके प्रति होना चाहिए। एक ही कर्मचारी, एक ही विभाग में 4 कर्मचारी, ये 4 को अलग अलग तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। उसके बाद कार्यकाल में स्थिरता। आज क्लासिफायर, आप किसी को बोलिए आज क्लासिफिकेशन करें, कल बोल दीजिएगा नहीं आप कैटलॉगिंग का काम देखिए, परसों आप बोलिएगा कि नहीं सर्कुलेशन का काम करिए। तो इस तरह से मैनेजमेंट का कार्य कभी बेहतर तरीके से हो ही नहीं सकता। इसके लिए बेहतर है कि आप अपने कार्यकाल में अपने कार्य जो होता है उसको एक उसमें निश्चितता लाइए कि नहीं, यह कार्य इस तरह से किया जाना चाहिए और इतने दिनों के लिए आपकी यहाँ पर पोस्टिंग है। तो ये चीज़ है। उसके बाद समूह भावना, आपस में यूनिटी की भावना जब तक नहीं होगा कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा। तो यूनिटी की भावना, इसमें क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, यूनिटी का जो सिद्धांत होता है, टीम स्पिरिट या टीम स्पिरिट, यह क्या होता है, टीम स्पिरिट, समूह भावना होता है। इसके लिए यह कहाँ से आया, यह टर्म आया है, यह आया है एक फ्रेंच फ्रेज है, फ्रांस भाषा का फ्रेज है, एस्प्रिट डे कॉर्प्स, एस्प्रिट डे कॉर्प। इसका अर्थ होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न है, एस्प्रिट डे कॉर्प का अर्थ क्या है। तो यूनिटी, टीम स्पिरिट, मतलब यूनिटी की भावना, यूनिटी जो है ना, समूह की भावना, यूनिटी की भावना, टीम स्पिरिट की भावना। स्पिरिट डे कॉर्प का जो मुख्य जो होता है, यूनियन होता है, उसका मुख्य अर्थ क्या होता है, यूनियन की भावना, यूनिटी की भावना, समूह की भावना। और यह जो टर्म है, यह किस भाषा का टर्म है, फ्रेज है, टर्म नहीं इसको फ्रेज कहिए, किस भाषा का फ्रेज है, किस भाषा से लिया गया है। तो यह फ्रेज है स्पिरिट डे कॉर्प, फ्रेंच भाषा का फ्रेज है। और ये 14 सिद्धांत जो दिए गए हैं, मैनेजमेंट के जो 14 सिद्धांत दिए गए हैं, यह 14 सिद्धांत प्रदान किए गए हैं हेनरी फयोल द्वारा। हेनरी फयोल दो मुख्य इनका चीज हो गया, एक क्लासिकल मैनेजमेंट के जनक भी है माने जाते हैं, और हेनरी फयोल ने 14 सिद्धांत जो दिया है,
14 सिद्धांत जो दिया है मैनेजमेंट का, या इनके मैनेजमेंट के क्षेत्र में दो सब बहुत ज़्यादा चर्चित और पढ़ने और याद रखने की भी ज़रूरत है। इस दोनों का एग्जाम में से भी इसमें 14 सिद्धांत से प्रश्न आता है और यह भी पूछा जाता है कि क्लासिकल मैनेजमेंट के फादर कौन होते हैं।